नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो अब आज हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। हमने सेक्शन 1 से स्टार्ट किया था, सेक्शन 1 से लेके हम सेक्शन 13 तक आ गए हैं। आज हमारा सेक्शन 14 रहेगा। तो सेक्शन 14 को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बारे में जानते हैं, जिससे कि हमें उसको समझने में आसानी रहेगी कि सेक्शन 14 किस तरीके से एविडेंस में समझा जाए। ठीक है, देखिए जब हमने आपको पहला लेक्चर दिया था तो उसमें फैक्ट की डेफिनेशन बताई थी। फैक्ट, ठीक है, फैक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और relation of thing capable of being perceived by the senses। ठीक है, इसका पहला पार्ट ये था। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट था एनी मेंटल condition of which person is conscious। ठीक है, आप इधर वाले पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, इस पर बाद में बताएंगे। ठीक है, इधर की साइड ध्यान दीजिए। तो जब फैक्ट की डेफिनेशन जब आपको बताई थी तो बताया था उसमें ये दो चीज़ें बताई थी, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। ठीक है, उसके बाद ये बताया था इसमें कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। तो हम पहली वाली बात को तो वहीं बता चुके हैं, आज हमारा स्ट्रेस इस पर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपको जब बताया था उस समय बताया था ये मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है, मतलब ये भी जो फैक्ट मेंटल कंडीशन के बारे में बताएंगे वो भी फैक्ट होंगे। ठीक है, इसको क्या बताया था उस समय? फिजिकल फैक्ट। तो इसको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो फैक्ट मेंटल कंडीशन के बारे में बता रहे थे वो फैक्ट वर्ड्स भी बताए थे। वहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बताए थे कि ये सारे वर्ड्स वो होंगे जो किसी की मेंटल कंडीशन के बारे में बताएंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर ये वर्ड्स हैं किसी मेंटल कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, अगर मान लीजिए ये चीज़ें किसी केस में रेलिवेंट होती हैं, मतलब इशू में आती हैं या रेलिवेंट होती हैं, तो इसके भी एविडेंस देने से क्या होगा, किसी की गिल्ट और इनोसेंस प्रूफ होगी। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मर्डर का केस है। मर्डर का केस में जब देखेंगे, जब आप मर्डर जब पढ़ेंगे आईपीसी में, तो पूरा जो केस होगा इंटेंशन पे और नॉलेज पे ही घूमेगा। तो मतलब उस केस में इंटेंशन और नॉलेज के अगर एविडेंसेस दे दिए जाएंगे कि जिस समय आदमी को तो मर्डर कर रहा है उस समय उसकी क्या इंटेंशन है और क्या नॉलेज है, तो उसकी गिल्ट प्रूव होगी। तो ये भी एक फैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक जानिए कि मतलब ये सारी चीज़ें भी फैक्ट हो गई, यही बताया अभी तक। ठीक है, आगे इसको थोड़ा साफ करते हैं और भी चीज़ बतानी है। ठीक है, अब आप जान चुके कि जो वर्ड्स हैं ये सारी चीज़ें फैक्ट हो गई। जैसे कौन कौन सी चीज़ें फैक्ट हो गई? नॉलेज हो गया, इंटेंशन हो गया, गुडविल, इलविल, रैश, नेग्लिजेंट, ये सारी चीज़ें फैक्ट हो गई। ठीक है, अब आपको बताया था रेलिवेंट की जब डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, रेलिवेंट की जब डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था कि अगर उसका रिलेशन हो जाता है किसी के साथ में तो रेलिवेंट हो जाती है। और रेलिवेंट की जब डेफिनेशन बताई थी तब आपको ये भी बताया था कि अगर 5 से 55 से लेकर अगर वो 55 के बीच में आ जाए
तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, और सेक्शन 5 में ये बताया था कि देखते जाइए कैसे इसको रिलेट कर रहे हैं। सेक्शन 5 में ये बताया था कि एविडेंस may be given of fact in issue और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये 5 से 55 के बीच में तो आ ही रहा है, 14 नंबर है, मतलब बीच में आ रहा है, तो ये भी रेलिवेंट हो गया, रेलिवेंट हो गया। और सेक्शन 5 में आपने पढ़ा था कि फैक्ट इन इशू के और रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इन सारी चीज़ों के भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो आईपीसी पढ़ेंगे इतना आप जान लीजिए, इतना जान गए ना, किसके एविडेंसेस क्यों दे रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से रिलेट करके लाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे। अभी ये सेक्शन 14 को पढ़ने से पहले की जो है काम है समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, सेक्शन 14 को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आपने एक मैक्सिम पढ़ेंगे आईपीसी में, जिसका मतलब होता है एक्टस नॉन फैसेटियम नीसी मैंसिट्रिया। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, यही है एक्टस नॉन फैसेटियम नीसी मैंसिट्रिया। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्ट विच इज नॉट, हाँ इसका मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। मतलब जो मेरी बिल के अगेंस्ट कोई भी काम किया गया है वो मेरा एक्ट नहीं समझा जाएगा, मतलब उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये मेंस क्रिया की डेफिनेशन है, आप जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंस क्रिया की डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑफेंसेस वगैरह होंगे उसमें अगर मेंस क्रिया, ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं जो अभी आपको बताए थे, सॉरी पीछे जो बताए थे, इंटेंशन, नॉलेज, इल विल, गुड विल, ये सारे वर्ड्स क्या है, मेंस क्रिया को भी बता रहे हैं। मतलब इस चीज के अगर एविडेंसेस किसी ऑफेंस में या सिविल रॉन्ग में दिए जाएंगे तो उसकी राइट एंड लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इसी वजह से इसको सेक्शन 14 में जो है रेलिवेंट बताया गया है। यही जानने के लिए हमने आपको ये बताया था। इससे क्या हो गया कि जो किसी की गिल्ट होगी, इनोसेंस होगी, वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन की तरफ। सेक्शन की तरफ जब आते हैं तो सेक्शन में देखते हैं सेक्शन की हेडिंग क्या कहती है। सेक्शन 14 की फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। जो फैक्ट्स, देखिए एक एक अंडरलाइन करिएगा, मैंने लिख लिया आपकी सुविधा के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, ठीक है, और बॉडीली फीलिंग्स, जो वर्ड्स जो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड को बताएंगे या बॉडीली फीलिंग्स को बताएंगे वो वर्ड्स रेलिवेंट होंगे। वो वर्ड्स कौन से होंगे ये बात बताई गई है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे सेक्शन 14 में लिखे हैं। देखिए इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल। अब ये किसके अगेंस्ट होंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होंगे। ठीक है, तभी तो इसके जो है एविडेंसेस दिए जाएंगे। ये जो है तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होंगे तो किसी की जो है स्टेट ऑफ माइंड को बताएंगे और बॉडीली फीलिंग्स को बताएंगे। लेकिन एक बात और है, इसमें जब सेक्शन को और नीचे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ड्स उस समय रेलिवेंट माने जाएंगे जिस समय कि कोई अपराध हो रहा है। मतलब किसी की इंटेंशन अपराध करते समय क्या है, किसी की नॉलेज अपराध करते समय क्या है, किसी का गुड फेथ अपराध करते समय क्या है, किसी की नेग्लिजेंस क्या है, ना कि उससे पहले क्या रही है और उसके बाद क्या रही है। तो सिर्फ जिस समय अपराध हो रहा है उसी समय देखी जाएगी।
व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग्स आर रेलिवेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि किस, दोबारा ऐसे समझ सकते हैं, किसी पर्सन के विरुद्ध उसकी इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, गुड फेथ क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, रेसनेस क्या है, इलविल क्या है, गुडविल क्या है, इसके एविडेंसेस उस समय दिए जा सकते हैं जिस समय वो कोई अपराध या कोई सिविल रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, यही है पूरा सेक्शन, इसमें इतना ही है। लेकिन इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो एग्जाम्पल आपके बेयर एक्ट में भी दिए हैं। पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्या है आप इसको समझिए, ये वाला ही है, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको अभी इधर ही लिखा रहने दीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक है कोई व्यक्ति, उन पे चार्ज है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते हैं, बूटी। ठीक है, तो बूटी मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी को ही कहते हैं। ए पर चार्ज है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। ठीक है, जब ए से पूछा जाता है कि भाई ये जो है आप जो है पकड़े जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि साहब मुझे मालूम नहीं था कि जो प्रॉपर्टी के साथ मैं डीलिंग कर रहा हूँ वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो वो कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं थी, नॉट नॉलेज। ठीक है, उसे नॉलेज नहीं थी। ये कहता है कि जिस समय में मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी कि जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। फिर क्या होता है, लेकिन उसके मान लीजिए गोडाउन वगैरह या कुछ भी है, उसके पोजीशन में कुछ और प्रॉपर्टी जो है पाई जाती हैं। मान लीजिए और प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ये बूटी। ठीक है, और प्रॉपर्टी जो पाई जाती हैं, पता लगता है कि वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है, सारी बूटी हैं। ठीक है, तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो उसने ये पहली वाली जो डीलिंग करी है, जो डील कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ, वो अननोइंगली नहीं है, जानबूझ के कर रहा है। मतलब ये सब जानते हुए कर रहा है, उसकी नॉलेज का जो है नॉलेज को बता रहे हैं कि जिस समय उसने एक्ट किया है उस समय उसकी नॉलेज है, पूरी फुल नॉलेज से कर रहा है उसको। ठीक है, तो यही बात इसमें सेक्शन 14 में बताई गई है कि इन चीजों के भी एविडेंस दिए जा सकते हैं। नॉलेज का एविडेंस दे रहा है। शायद क्लियर हुआ होगा। चलो एक बार देते हैं एग्जांपल। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देखिए, सेम इससे मिलता जुलता है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इन पर चार्ज है कि इन्होंने काउंटरफीट कॉइन को मतलब डील कर रहे हैं या उसको पास ऑन किया है। ठीक है, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये तुम जो है कैसे कर रहे हो, तो ये कहते हैं भाई मुझे जानकारी नहीं थी, जो कॉइन है वो काउंटरफीटिंग कॉइन है, नॉट नॉलेज। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है कि जब उनकी खाना तलाशी ली जाती है तो उनके पास और सारे कॉइन निकलते हैं। तो उससे क्या पता लग जाता है कि जो उन्होंने पहला वाला ट्रांजेक्शन जो किया है वो नोइंगली किया है। ठीक है, इसकी नॉलेज और इस चीज के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मान लीजिए किसी में नेग्लिजेंस के होंगे तो नेग्लिजेंस के दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से किसी में गुड फेथ के होंगे तो गुड फेथ के दिए जा सकते हैं, और इल विल के होंगे, गुड विल के होंगे, इस तरीके से सारे दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड होती है जनरल नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर
स्टेट ऑफ माइंड, नॉट जनरल, पर्टिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जनरल पर्टिकुलर का मतलब क्या है, आप एक मोटी भाषा में समझ लीजिए। इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरीके के एविडेंसेस दें कि उसकी तो आदत ही है कि वो मर्डर करता है, या उसकी तो आदत ही है कि वो चोरी करता है, इस तरीके के नहीं। आप ये बताइए कि जिस समय कोई इवेंट या एक्सीडेंट या जो एक्ट हुआ है या वो सिविल रॉन्ग है या क्राइम है, उस समय उसकी जो है इंटेंशन क्या है या नॉलेज क्या है, ना कि आप इन जनरल बताएं। जैसे इसमें आप जो है लिख लीजिए, जो है एक्सप्लेनेशन 2 पे जो इलस्ट्रेशन नंबर N और O और P हैं, ये 3 इलस्ट्रेशन हैं, इसी चीज़ को बताते हैं, जिसमें से मैं एक आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है देखिए सुनिए, और तीनों इम्पोर्टेंट हैं। आप जब जो प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो ये भर भर के पूछे गए हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, उसमें क्या होता है आप ये सुनिए, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो लेते हैं एक कैरेज, जो आपके में लिखा है वही बताता हूँ, कैरेज लेते हैं हायर पे, हायर करते हैं उसे। ठीक है, हायर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह होता है, उनको कुछ नुकसान हो जाता होगा, तो क्या होता है कि वो एविडेंस देते हैं, ए साहब बी से लेते हैं, मान लीजिए ए लेते हैं बी से, ए लेते हैं बी से, ठीक है, कैरेज हायर पे। तो क्या होता है, ए साहब इस बात, और उनको कुछ नुकसान हो जाता है, तो ए साहब कहते हैं कि जो बी हैं वो तो ऐसे ही नेग्लिजेंट रहते हैं, हमेशा जो है कैरेज को जो है सबको जो है गलत तरीके जो है जो गलत कैरेज है जो उसके लिए सूटेबल नहीं होती, वही हायर पे दे देते हैं। मतलब हैबिचुअल नेग्लिजेंट हैं। ये सब एविडेंस देने की कोशिश करते हैं बी के अगेंस्ट कि जो बी साहब हैं हमेशा जो कैरेज देते हैं वो किसी को भी कैरेज देने में हमेशा नेग्लिजेंट रहते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है इन जनरल नहीं होनी चाहिए, जो एक्ट हुआ है उसके रेफरेंस में होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं, जनरल की देने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जिस समय मुझे दिया उस समय उसने गलत जो है कुछ नेग्लिजेंट किया है, वो इस चीज़ के एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तो आदत ही है कि वो हमेशा नेग्लिजेंट रहता है, तो इस चीज़ के एविडेंस नहीं दिए जा सकते। मतलब जो जनरल स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे हैं, आप एग्जाम्पल को पढ़िएगा, जनरल स्टेट ऑफ माइंड को जो बता रहे हैं उसके एविडेंस नहीं दिए जा सकते, मतलब नॉट रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कम से कम 10 बार पूछा गया है। उसमें क्या होता है, आपको ऐसा घुमाएंगे कि आपको वो लगने लगेगा कि वो रेलिवेंट है। उसमें ऑप्शन जो दिया होगा रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं, एक और एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। इसी में है ए जो है मान लो बी पे अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं, ए बी पर अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं। तो बी साहब एविडेंस देने की कोशिश करते हैं कि ए की तो आदत ही है कि वो किसी न किसी को मारता रहता है या तोड़ता रहता है, उसकी आदत ही है। ही इज हैबिचुअल मर्डर, इस तरीके का एविडेंस देने की कोशिश करते हैं, ना कि वो ये एविडेंस दे रहे हैं कि जिस समय उसने अटेम्प्ट किया है वो इंटेंशनली था, नॉलेज थी उसे, इस तरीके के एविडेंस नहीं दे रहे। वो ये इस तरीके के एविडेंस शो करते हैं कि
ए है उसकी आदत ही है मर्डर करने की, हैबिचुअल ऑफेंडर है या इस तरीके की बात करते हैं, तो इस तरीके के इसके जो है साक्ष्य नहीं दिए जा सकते। यही तो बोला है, जनरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, इसमें तीनों है, तीनों एग्जाम्पल्स को आप सही से देख लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा साहब, अब इसमें एक और जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें क्या है एक्सप्लेनेशन में, देखिए मैंने लिख रखा है, उसमें ये बोला गया है, एक्सप्लेनेशन सेकंड में बोला ये गया है कि जो प्रीवियस कमीशन अगर किसी केस में प्रीवियस कमीशन किसी केस में रेलिवेंट है तो उसका कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा उसका, ये बोला गया है। ये बोला गया किसी, मान लीजिए किसी केस में अगर उसका प्रीवियस कमीशन रेलिवेंट है तो उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगा। लेकिन इस बात को आप एक अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। जो ये प्रीवियस कन्विक्शन है रेलिवेंट सिर्फ इस चीज के लिए होगा कि पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जिस समय कोई ऑफेंस हुआ है उस समय क्या है, ये शो करने के लिए वहां पे लिख लीजिए। when the offense, और क्या कह सकते हैं, सिविल रॉन्ग was done, सिर्फ इस चीज को शो करने के लिए जो प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस है, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस है, वो सिर्फ इस चीज के लिए रेलिवेंट होगा कि पर्टिकुलर जो है स्टेट ऑफ माइंड जिस समय ऑफेंस हुआ है उसकी क्या थी। क्योंकि आप देखेंगे सेक्शन जो 54 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का ही, तो उसमें साफ बोला गया है कि एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता। मतलब आप ये मानिए कि अगर मान लीजिए प्रीवियस कन्विक्शन के दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर हो जाएगा, ये उसमें मना किया गया है। ठीक है, तो नहीं दे सकते। लेकिन 14 ये परमिट कर रहा है कि उसके प्रीवियस कन्विक्शन के भी दे सकते हैं, लेकिन किस चीज को शो करने के लिए कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय उसकी जो है स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, इसी चीज को के लिए दे सकते हैं। इसको एक केस से समझते हैं, तो केस से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि कोई भी केस होता है और मान लीजिए दूसरा केस उसी पे आता है, दो केसेस हैं, तो इस केस के फैक्ट के बेसिस पे ये केस कभी डिसाइड नहीं होता या उसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि पहले अगर उसको सजा हो गई है तो इसमें वो रेलिवेंट है। रेलिवेंट सिर्फ इसी चीज़ के लिए है, आपको बता दिया। ठीक है, इसको एक केस से समझते हैं तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके फैक्ट जरूरी नहीं, वो उसका नाम जरूरी नहीं है, लेकिन उसके फैक्ट बहुत ज़रूरी है। आप फैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए मान लीजिए ए है, एक व्यक्ति है, इन पे चार्ज है कि वो कॉमन गैम्बलिंग रूम, ए पे चार्ज है कि वो कॉमन गैम्बलिंग रूम प्रोवाइड कराते हैं जो जुआरी वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बार उनके घर पर रेड पड़ती है, तो उस रेड में क्या क्या मिलता है उनके यहाँ। पहली बात 10 लोग मिलते हैं, 10 ठीक है पर्सन मिलते हैं। दूसरा कुछ कार्ड्स मिलते हैं, कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते, ठीक है ताश के पत्ते मिलते हैं, कुछ पैसे भी मिलते हैं, और जो लोग होते हैं एक सर्किल में होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें मिली हैं जो उनके यहाँ रेड पड़ी। उन पर चार्ज ये है कि वो लोगों
अपने घर में जुआ करवाते हैं, कॉमन गैम्बलिंग रूम प्रोवाइड कराते हैं। जब रेड पड़ती है तो सिर्फ इतनी चीज़ें मिलती हैं, किसी को ताश खेलते हुए नहीं देखा जाता है। तो क्या होता है, लेकिन एक प्रीवियसली उन्होंने ऐसा किया होता है, उसको उनको एक बार सजा हो गई होती है इसी अपराध के लिए, उन पर प्रीवियस कन्विक्शन होता है इसी अपराध के लिए। तो प्रीवियस कन्विक्शन जब इसी अपराध के लिए होता है, जब उसके एविडेंस दिए जाते हैं तो ये शो हो जाता है कि जो इतने लोग बैठे थे तो क्या कर रहे थे, मतलब ताश ही खेल रहे होंगे, मतलब कॉमन गैम्बलिंग जो है रूम उसको प्रोवाइड करा रहा होगा, मतलब उसकी इंटेंशन के बारे में, ठीक है, पता लग जाता है कि जिस समय उसने अपराध किया है उस समय उसकी क्या इंटेंशन रही होगी। इस चीज़ के लिए दिए जाते हैं इसमें जो कन्विक्शन, जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसके एविडेंसेस, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, इतना साफ करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इसमें एक और चीज़ है, आप जब और देखेंगे, जब देखिए जो सीपीसी में, सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग अलग प्रोविज़न हैं जो है स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सीपीसी में है ऑर्डर 18 क्या है, ठीक है, रूल 12 देख लीजिएगा, ठीक है। सीआरपीसी में सेक्शन 280 आप जब पढ़ेंगे तो वो इंडिवर के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसमें तो ये 14 है ही। आपको ये क्वेश्चन भी देख लेना। अब आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड और जो है बॉडीली फीलिंग्स से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, आप तुरंत बता देंगे सेक्शन 14 है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है बहुत ही, वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 में क्या दिया गया है। मान लो पूछ लेंगे कि प्रीवियस कन्विक्शन सेक्शन 14 के किस जो है एक्सप्लेनेशन में रेलिवेंट बताया गया है। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, पहला और दूसरा, तो दूसरे में बताया गया। अब पहले में भी पूछ सकते हैं पहले में क्या है, ठीक है। आप मुझे लगता है सारा हो गया। मान लीजिए इस पर अगर आपको लॉन्ग नोट लिखना पड़े तो मैंने जहाँ से कहानी स्टार्ट किया आपको जो है सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले फैक्ट की डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद उसकी रेलिवेंट बताया किस तरीके से रेलिवेंट में आ रहा है, फिर बता दी सेक्शन 5 में क्या है, फिर सारी चीज़ें के जो है मेंस की आपको बता रही हैं, वहाँ से लाइए इन सबको यहाँ तक लिख दीजिए, बहुत पूरा एक लॉन्ग आंसर भी तैयार हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, लेकिन आप हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया कीजिए। धन्यवाद।